नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम खबर देश प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। तो आज हम बात करने वाले हैं अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला लेकर। लखनऊ में चल रहे पोस्टर वॉर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं पहली खबर के साथ। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुका है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट की नजर है और अदालत की ताजा टिप्पणी और निर्देशों ने इस पूरे मामले को नई गंभीरता दे दी है। जी प्रज्ञा, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी से अब तक हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है। इसके साथ ही कोर्ट ने जांच से जुड़े दस्तावेजों और अब तक की पूरी कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगा है। बिल्कुल, यानी अब इस मामले में जांच की दिशा और उसकी प्रगति पर सुप्रीम कोर्ट सीधे नजर रखेगी। इसी बीच एक और अहम घटनाक्रम भी सामने आया। आपको बता दें, चढ़ावा चोरी विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। साथ ही यूपी सरकार की एसआईटी से अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। कोर्ट ने मामले की जांच को लेकर चल रही कार्यवाही के दस्तावेज और स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर इन जनहित याचिकाओं में मुख्य रूप से दो बड़ी मांग की गई। पहली मांग ये कि घटना से जुड़े तमाम सीसीटीवी फुटेज को तुरंत सुरक्षित किया जाए। दूसरी मांग ये कि इस पूरे चंदा चोरी मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। वहीं दूसरी ओर अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर के लिए सीईओ की नियुक्ति की वैकेंसी निकाली है। इस बीच हिंदू धर्म सेना प्रमुख और पूर्व कारसेवक संतोष दुबे ने सोमवार को अयोध्या के सीईओ कार्यालय पहुंचकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी के सबूत सौंपे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चोरी का प्रमाण चाहिए ना, ऐसे ऐसे प्रमाण दूंगा कि लोग सुसाइड करेंगे। जो नजूल की जमीन को मुरलीदास से चंपत राय ने खरीद लिया 23 करोड़ में, और भी तमाम इसमें पूरा पथन्ना भरा है। अभी तो और पथन्ना इकट्ठा हो रहा है। मैं वो 23-24 में इसी महीने में वो भी सब सामने रखूंगा। एसआईटी की जांच के लिए सहयोग में हम जल्दी से दे रहे हैं। अभी तो और बड़ा फूटना बाकी है। जो फुटकर से लेकर थोक भाव में लूट की गई है वो भी सब हम लाएंगे। कागज की लोगों को जरूरत है ना, देश को प्रमाण चाहिए ना। ऐसा ऐसा प्रमाण दूंगा कि लोग सुसाइड करेंगे। मैं प्रमाण दूंगा, लोग देखेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष ने मामले की सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की है और हम चाहते हैं कि चोरी करने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और उन्हें सजा मिले। जिसको मर्जी गिरफ्तार कर सकते हैं सरकार, लेकिन मुझे लगता है कि ये जस्ती हो रहे हैं, क्योंकि सारे सब कुछ सारे आम लोगों के सामने उजागर हो चुके हैं। कैसे हुआ, क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया, और इसमें बहुत सारे मुद्दा आ चुके हैं। पुलिस की खामियां कहीं, पुलिस कहाँ किसी को बचाना चाहते हैं, किसी को मतलब छुपाना चाहते हैं, ये भी मुद्दा सामने आ चुके हैं। देखिए, भगवान राम के दरबार में जो इन लोगों ने चढ़ावा चोरी किया है, जो भगवान राम के नाम को इन लोगों ने कलंकित करने का प्रयास किया, उस स्थान को उस स्थान को अमर्यादित तरीके से, जिस तरीके से वहां पर इन लोगों ने काम किया है, भगवान राम के नाम पर ये आए पूरे देश में और 2 से लेकर आज पूरे देश के अंदर शासन कर रहे हैं, वो भगवान राम के नाम पर है। देखिए, ये इससे ये साबित हो रहा है कि ये पूरा का पूरा भगवान राम के स्थान को इन्होंने व्यापारीकरण कर दिया। आज आप सीईओ बना रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो आएगा वो और इनकम कैसे जनरेट हो, भगवान राम के दरबार में इनकम जनरेट करने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं। देखिए, सरकार की संलिप्तता थी, सरकार ये चोरी को छिपा रही थी, और जब तक उसने पूरा प्रयास किया कि चोरी छिपा ले जाएं, चढ़ावा चोरी पे पर्दा डाले रहें, तब तक उसने पूरा प्रयास किया। नए लोगों के घर से रुपए बरामद हो गया, बैंक से रुपए वापस निकलवाए गए। चोरी का खुलासा बहुत पहले हो गया था और चोरी बहुत दिन से हो रही है।
लेकिन इन्होंने बहुत दिन बाद SIT दर्ज की और बहुत दिन FIR दर्ज करने में उनको बहुत देर लगी। जांच कमेटी और ये सब काम इनको सबसे पहले FIR दर्ज करनी चाहिए थी, उसके बाद अन्य कार्रवाई होती, लेकिन इन्होंने शुरू से लीपापोती की। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है, धन्यवाद। अब एक नया गाना भी लोगों के मन में है, जो राम के नाम पर चंदा खाए। और ये चंदा खाना सिर्फ एक सामान्य चोरी या डकैती की घटना नहीं है, ये आम भारतीयों की आस्था के साथ खिलवाड़ और पर्देदारी भी है। तो मैं चाहूंगा अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ पहलकदमियां ली तो उजागर हो सारे नाम, चाहे कितनों भी रसूखदार लोग हो। हालांकि दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए नोटिस का स्वागत किया है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि SIT की जांच हो और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक बनाना चाहता है। नहीं, सभी लोग तो रोज आ रहा है, किसी कोई प्रशंसा थोड़ी कर सकता है। अगर किसी व्यक्तियों के समूह के द्वारा कोई गड़बड़ी की जाती है, वो भी धार्मिक कृत्य में, तो हमेशा निंदा का पात्र होता है, चाहे छोटे के द्वारा किया जाए चाहे बड़े के द्वारा किया जाए। और जो भी दोषी है वो कठोरतम दंड का पात्र है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सभी आहत हैं और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी, श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी, सभी तरफ से कार्रवाई, कहीं से मांग हो रही है तो कहीं से कार्रवाई हो रही है। और मुझे लगता है हम सब लोगों को इस बात की चिंता तो है, लेकिन जब तक SIT का परिणाम सामने नहीं आता तब तक हमें इस पर और टिप्पणी करने से बचना चाहिए। देखिए, जो लोग भी इस राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं, इस राम मंदिर आंदोलन के प्रति संवेदनशील रहे हैं, राम मंदिर के प्रति संवेदनशील रहे हैं, वो निश्चित तौर से बहुत संवेदनशीलता के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ इस पूरे के पूरे प्रकरण की जांच भी हो और जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई भी हो, इसके लिए बार बार कह रहे हैं। वही संघ ने भी कहा है, वही राम मंदिर प्रशासन ने भी कहा है, उत्तर प्रदेश सरकार भी कह रही है। राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी को लेकर सत्ता पक्ष, विपक्ष, देश की जनता और संत समाज सभी नाराज हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद संत समाज में भी न्याय की आस जगी है। साधु संतों का कहना है कि जब पूरा मामला खुलेगा तभी असली सच सामने आएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस भी जारी किया है और SIT से रिपोर्ट भी मांगी है, तो ये बहुत अच्छा है। और SIT की जो जांच हो रही है बहुत निष्पक्ष और ईमानदारी से जांच हो रही है। अधर्मियों के द्वारा चाहे जो भी बकवास फैलाया जा रहा हो, लेकिन जांच निष्पक्ष है और जैसे ही ये जांच पूरी हो जाएगी तो सब अपने आप जो है तो सारे संशय दूर हो जाएंगे। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है, ये बहुत अच्छा किया है। जब जांच चल रही तो पहले वो जांच पूरी हो जाए, उससे पता लग जाए कि क्या हो रहा है। तो हम सभी साधु संत धर्माचार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्वागत करते हैं। देखिए, मैं आभार व्यक्त करता हूँ ट्रस्ट का। ट्रस्ट ने एक विचार बनाया है कि जो काले धब्बे कुछ लगे हैं, दोबारा ऐसे घटना ना हो, इसके नाते बुद्धिजीवी जो इसमें इस कार्य में निपुण हैं, ऐसे लोगों को रखा जाए। तो मुझको लगता है कि CEO की नियुक्ति से तमाम ऐसे चीज़ हैं जो सामान्य कार्यकर्ता नहीं कर पा रहे थे, वो होगा, किसी प्रकार से गड़बड़ियाँ नहीं होगी। इसके नाते आभार है ट्रस्ट को और ये बहुत अच्छी बात है, संत इसको अच्छे तरीके से देख रहे हैं। राम मंदिर की दान चोरी मामले की जांच कर रही SIT ने अपनी रिपोर्ट में 9 कमियों का जिक्र किया है। साथ ही दान गिनती में सुरक्षा की कमी को भी उजागर किया है। SIT ने बताया कि राम मंदिर दान चोरी किसी एक वजह से नहीं, बल्कि दान को मैनेज करने और काउंटिंग के लिए तय गाइडलाइन को फॉलो नहीं करने से हुई है। वहीं अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद देश में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला अब केवल एक आपराधिक जांच का विषय नहीं रह गया, बल्कि देश की राजनीति के केंद्र में पहुंच चुका है।
बिल्कुल, जिस मंदिर को करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक माना जाता है, वहां कथित तौर पर चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोपों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल प्रज्ञा, इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रहा है। बिल्कुल, और इसी बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने एक बयान दिया। इस विवाद को और भी ज्यादा राजनीतिक रंग दे दिया है। नितेश राणे ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए विपक्षी नेताओं को औरंगजेब के वंशज बताया है। उनका कहना है कि विपक्ष राम मंदिर को बदनाम करने की साजिश कर रहा है और आस्था के मुद्दों पर राजनीति कर रहा है। उसी पे बनी हमारी एक खास रिपोर्ट, दिखाते हैं आप। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर सियासी घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे के एक बयान ने इस विवाद को नया राजनीतिक रंग दे दिया है। नितेश राणे ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए विपक्षी दलों के नेताओं को औरंगजेब के वंशज कह डाला, जिसके बाद राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया। राणे ने कहा, जब मस्जिदों के चंदे की कथित हेराफेरी हुई या हज यात्रा के दौरान धन का कथित तौर पर दुरुपयोग किए जाने के आरोप लगे, तब उन्होंने कभी मस्जिदों के बाहर प्रदर्शन नहीं किया। ये लोग औरंगजेब के वंशज हैं और हिंदुओं को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। नितेश राणे के बयान पर विपक्ष तमतमा उठा और नितेश राणे को मंत्री पद की गरिमा के अनुरूप बात करने की सलाह दे डाली। विपक्षी नेताओं ने कहा कि नितेश राणे रोज सुबह उठकर ऊट पटांग बयानबाजी करते हैं। मैं उनकी बातों पे जवाब देना नहीं पसंद करूंगी कि वो रोज सवेरे उठकर कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बयानबाजी करते हैं। मंत्री पद पे हैं पर फिर भी मंत्री पद की गरिमा नहीं समझते हैं अपनी, तो मैं इस पे ज्यादा कुछ अपनी टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी। कमाल की बात है, राम मंदिर भगवान हमारे आराध्य हैं, उनके दान पात्र में अगर किसी ने चोरी की है और उस चोरी के मुद्दे को हमने उठाया है तो हम औरंगजेब के वंशज हो गए, और जिन्होंने चोरी की है वो साधु संत के वंशज हो गए। ये कैसे हो सकता है? चोर जो है वो चोर होता है, संत जो है वो संत होता है। तो नितेश राणे किसको औरंगजेब कहना चाह रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कहना चाह रहे थे कि चोर औरंगजेब के वंशज हैं? नितेश राणे मुझको नहीं लगता है कि राम भक्त है। अगर वो राम भक्त होते, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बताए रास्ते पे चलने वाले होते तो ऐसी शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करते। चंदा चोरी को, चंदा के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है, चंदा की जो चोरी हुए, उसको समर्थन करने वाला कभी भी राम भक्त हो नहीं सकता है, राम के मानने वाला या राम को चाहने वाला हो नहीं सकता है। वहीं बीजेपी के साथ ही अयोध्या के संत भी नितेश राणे के बयान के समर्थन में खड़े नजर आए और कहा कि कल तक जो लोग भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, राम मंदिर निर्माण का विरोध करते थे, आज वही राम मंदिर के नाम पर सियासत कर रहे हैं। उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, परंतु ये तो सच है कि कल तक जो भगवान राम का अस्तित्व पर प्रश्न उठाते थे, जो कहते थे कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, कपिल सिब्बल जब कांग्रेस पार्टी में थे और आजकल सपा के समर्थन से राज्यसभा में हैं, वे ये कहते थे कि राम मंदिर का फैसला 2019 के चुनाव के बाद आना चाहिए। तो जो लोग लगातार विरोध करते रहे और जिनके सहयोगी दल सनातन को HIV एड्स कहते हैं या डेंगू कहते हैं, तो वे उसी सोच के हैं जो कि औरंगजेब की सोच रही होगी। निश्चित तौर पर नितेश राणा जी के इस वक्तव्य को मैं समर्थन करता हूं और उनके इस विचारधारा से मैं सहमत हूं। जिस तरह से जितने भी ये इंडी गठबंधन के नेता हैं आज सनातन के ऊपर और संस्कृति के ऊपर बात कर रहे हैं, यही वो लोग हैं जो सनातन को मिटाने की बात करते थे, यही वो लोग हैं जो राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते थे, राम जी को काल्पनिक कहते थे, यही लोग हैं जो राम भक्तों के ऊपर गोली चला करके अयोध्या को रक्त रंजित करने का काम किए। आज इन सभी जो एक समय मुगलों, बाबर और औरंगजेब के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग आज सनातन का हमदर्द बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है और मैं उनके बात का समर्थन करता हूं, क्योंकि ये जितने विपक्षी हैं ये औरंगजेब के औलाद हैं। इनको औरंगजेब से प्रेम था, इनको बाबर से प्रेम था, राम से प्रेम नहीं था, राम से आस्था नहीं था। सनातन के खिलाफ बोलना, सनातन धर्म को लेकर के डेंगू मलेरिया बोलना, ऐसे ऐसे लोग आज अपने आप को राम भक्त बनते हैं। फिलहाल राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है।
शीर्ष अदालत ने राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी करते हुए एसआईटी की जांच रिपोर्ट तलब की है और मामले की सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख तय की है। ऐसे में अब सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और जांच के अगले कदम पर टिकी है। इधर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है और सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर पोस्टर वॉर ने सियासी माहौल गरमा दिया है। इस बार निशाने पर है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। जी प्रज्ञा, बिल्कुल राम मंदिर को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयानों के विरोध में प्रदेश के कई जिलों में पोस्टर लगाए गए हैं। लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर और अयोध्या समेत कई जगह लगे इन पोस्टरों में अखिलेश यादव से सार्वजनिक माफी मांगने की बात कही गई। बिल्कुल, और इसके साथ ही दिवंगत मुलायम सिंह यादव और राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव के पुराने बयानों का भी जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी की राम मंदिर को लेकर नीति पर भी सवाल उठाने लगे हैं। जी प्रज्ञा, इन पोस्टरों के सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा चर्चा के केंद्र में आ गया है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले इस पोस्टर वॉर को धार्मिक और राजनीतिक विमर्श की दिशा देने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। बिल्कुल, और हालांकि ये जो पोस्टर लगाने वालों की आधिकारिक पुष्टि जो है अभी तक नहीं हुई है, लेकिन यूपी में पोस्टर वॉर से जो है सियासत गरमाता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव पोस्टरों पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। राम मंदिर मुद्दे पर सपा को घेरने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। आकांक्षा, अगर बात की जाए सार्वजनिक माफी की, तो इस माफी को लेकर कई तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। 2027 से पहले ये पूरा सियासी संग्राम जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल प्रज्ञा, यूपी में पोस्टर वॉर से जो है सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले इस पोस्टर वॉर को धार्मिक और राजनीतिक विमर्श को नई दिशा देने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आकांक्षा, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजहर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, एक बार फिर से राजधानी में पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। इस बार किस मुद्दे को लेकर चर्चा चल रही है? लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पोस्टर लगाए गए हैं और उसमें अखिलेश यादव की फोटो, मुलायम सिंह यादव की फोटो वो लगाई गई है और उस पोस्टर में लिखा है कि दिल में बाबर, मुंह पे राम, इस तरीके की बात कही गई। क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के द्वारा लगातार राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर प्रकरण को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव नजर आते हैं और कई तरह की बातें कहते नजर आते हैं, जिसके विरोध में जगह जगह होर्डिंगें लगी हैं और होर्डिंग के माध्यम से ये कहने की कोशिश की गई है कि जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोली चलाई अब वो राम की बात करते हैं। और ये भी लिखा है कि कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम किया। ये बिल्कुल, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं? फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी इस तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी पार्टी की तरफ से अभी इस तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी होर्डिंग किसने लगाई है ये साफ नहीं हुआ है। लेकिन शहर भर में इस तरीके की होर्डिंग लगी है, क्योंकि अखिलेश यादव राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सरकार को घेरते नजर आते हैं। चाहे सीसीटीवी कैमरे चोरी होने की बात हो, करोड़ों का चढ़ावा चोरी की बात हो, इस तरीके की बात अखिलेश यादव कहते नजर आते हैं। वहीं उनके विरोध में अब समाजवादी पार्टी के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ मुलायम सिंह यादव की फोटो के साथ ये पोस्टर लगाए गए हैं और इसमें कई तरीके की बातें कही गई हैं कि जिस तरीके से कार सेवकों पर गोलियां चलवाई गई, समाजवादी पार्टी ने चलाई, सपा कांग्रेस ने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाई, इस तरीके का महापाप किया, इनके दिल में बाबर है, मुंह में राम है। तो इस तरीके से जिन लोगों ने प्रभु श्री राम की अस्तित्व पर सवाल उठाए, अब वो राम की बात करते हैं। जिन्होंने मंदिर का विरोध किया, मंदिर निर्माण का विरोध किया, अब वो लोग भगवान राम की बात करते हैं। तो इस तरीके की बात जो है वो कही गई है इस पोस्टर के माध्यम से। फिलहाल ये पोस्टर किसने लगवाया है इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। जी बिल्कुल अजहर, अब देखना ये होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में इस पोस्टर वॉर का क्या कुछ असर जो है वो देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद अजहर इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है और ऐसे में पोस्टर वॉर जो है वो काफी तेज हो गई है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। जी बिल्कुल, दिल्ली दंगों से जुड़े बहुचर्चित आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में कक्कड़डुम्मा कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है।
बिल्कुल, और अदालत ने इस मामले में पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने ताहिर हुसैन को हत्या, अपहरण, दंगा, गैरकानूनी जमावड़ा और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने समेत कई गंभीर धाराओं में दोषी माना है। जी बिल्कुल प्रज्ञा, अदालत ने उन्हें आपराधिक साजिश के आरोपों से बरी कर दिया है। इस मामले में अन्य 4 आरोपियों को भी अलग अलग धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है। बिल्कुल, और इसी पे दिखा देते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के 2020 दंगा मामले में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या केस में कड़कड़डुमा कोर्ट ने पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। हालांकि ताहिर हुसैन को आपराधिक साजिश के आरोप से बरी कर दिया गया है, लेकिन अदालत ने हत्या, अपहरण, दंगा, गैर कानूनी जमावड़ा और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने समेत कई धाराओं में दोष सिद्ध माना है। सजा पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा। कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली पुलिस के वकील ने बताया कि कोर्ट में क्या हुआ। मोहम्मद ताहिर हुसैन हैज बीन कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 188, 153A, 147, 149, 148, 149 and 365, 149 and 302 with the head of 149. Okay. So for violating order under 144, has been convicted. He has been also convicted for creating enmity between different religious groups. He has already also been convicted for the substantive offence of rioting. इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से अदालत ने 5 आरोपियों को दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन भी इन्हीं दोषियों में शामिल है। अन्य आरोपियों पर भी अदालत ने फैसला सुनाया। सुनिए अन्य दोषियों के वकील क्या कुछ कह रहे हैं। बेसिकली यह केस इस केस में 11 एक्यूज्ड हैं। 11 में से 6 एक्यूज्ड को 6 एक्यूज्ड को एक्विटल कर दिया और 5 को कन्विक्ट कर दिया, जिसमें 3 ऑलरेडी जेल में चल रहे थे और 2 को आज कस्टडी में ले लिया। उन 5 एक्यूज्ड में से एक एक्यूज्ड हमारा था, मोहम्मद अनस, उसको भी कस्टडी में ले लिया है। और उसके ऊपर जो सेक्शन थे वो 302 में कन्विक्ट किया है, 147, 148 रीड विद सेक्शन 149 में कन्विक्ट किया है। सभी एक्यूज से 120B में को डिस्चार्ज कर दिया है। जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि 120B इज नॉट मेड आउट अगेंस्ट ऑल द एक्यूज्ड पर्संस। आगे वी आर टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप, वी आर गोइंग टू द हाई कोर्ट फाइलिंग द अपील अगेंस्ट द एक्यूज्ड अनस। फैसले में क्या कहा गया सर, उस पर तो अभी नहीं बता पाऊंगा कि मुझे जजमेंट की कॉपी नहीं मिली है, बट ये कोर्ट ने बता दिया है कि कौन सा एक्यूज किस सेक्शन में कन्विक्ट हुआ है। 5 एक्यूज कन्विक्ट हुए हैं, वो मर्डर के चार्ज के लिए हुए हैं, किडनैपिंग के लिए हुए हैं, रॉयटिंग के लिए हुए हैं, लेकिन कॉन्स्पिरेसी के चार्ज के लिए सभी के सभी एक्विट हो गए हैं। कॉन्स्पिरेसी का चार्ज प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाया है। सिमिलर सर सब पे जो कन्विक्ट हुए हैं। ताहिर हुसैन के अगेंस्ट 153A का जो है कन्विक्शन एक्स्ट्रा है। मोस्ट प्रोबेबली मॉर्निंग में मोस्ट प्रोबेबली हमें जजमेंट की कॉपी मिलेगी। लेट अस गो थ्रू द जजमेंट, देन वी विल फाइल द अपील। कोर्ट के इस फैसले के आते ही राजनीति भी गर्मा गई है। पक्ष और विपक्ष के नेता कोर्ट की सुनवाई पर क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है तो उसके आगे क्या कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि ये जुडिशियल मैटर है, इस पर हम इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जो अफेक्टेड पार्टी वो अपील करेंगे। अगर फैक्चुअली इनकरेक्ट, अगर सही तथ्य नहीं पेश किए गए हैं कोर्ट के सामने, वो भी अपील में कहा जा सकता है। तो जो कोर्ट ने प्रनाउंस किया, इसके आगे कुछ तो बोला नहीं जा सकता। मतलब आज जो ताहिर हुसैन का कन्विक्शन हुआ है वो अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के मुंह पर करारा तमाचा है, जिसने एक दंगाई, एक मर्डरर को बैक करने का प्रयास किया। और जब चुनने की बात आई तो आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा के साथ खड़े होने के बजाय आम आदमी पार्टी दंगाई और मर्डरर ताहिर हुसैन के साथ खड़ी हुई। It has now been proven that the Aam Aadmi Party attempted to save Tahir Hussain, attempted to conspire to prevent Tahir Hussain from going to jail, all for vote bank politics. दरअसल फरवरी 2020 को उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या हुई थी। बाद में उनका शव एक नाले से बरामद किया गया था। इस मामले में अंकित शर्मा के पिता की शिकायत पर दयालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
हिंसा नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के समर्थकों और विरोधियों के बीच शुरू हुई थी। इस हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने घरों, दुकानों, वाहनों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया और आगजनी की, जिसके परिणाम स्वरूप 53 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार बिहार की राजनीति से जुड़े हाई प्रोफाइल मुकाबले की बात करेंगे। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा रन, सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबला और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली सीट बांकीपुर चुनाव बिगुल बज चुका है और अब इस सीट पर सियासी जंग पूरी तरह खुल गई है। बिल्कुल, और आज बांकीपुर सीट से नामांकन का दिन था, लेकिन ये सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं रही। नामांकन के साथ ही सड़कों पर ताकत का प्रदर्शन हुआ, समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी और नारे गूंज और कई जगह हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामा भी देखने को मिला। जी बिल्कुल, बीजेपी की ओर से उम्मीदवार नीरज सिन्हा ने पूरे जोश और समर्थकों के हुजूम के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और उन्होंने भी शक्ति प्रदर्शन के बीच अपना पर्चा दाखिल किया। तो दिखा देते हैं दर्शकों को हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार की बांकीपुर सीट इस वक्त देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। बांकीपुर से बीजेपी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा, जनसुराज के कैंडिडेट प्रशांत किशोर, तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी ने अपना चुनावी नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान कहीं शक्ति प्रदर्शन दिखा तो कहीं हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सबसे पहले बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के नॉमिनेशन की तस्वीरें देखिए। सिन्हा के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, बिहार सरकार के मंत्री विजय सिन्हा, राज्यसभा सांसद रविशंकर प्रसाद समेत कई नेता मौजूद रहे। नॉमिनेशन के बाद नीरज ने अपनी जीत का दावा भी किया। सब माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा, बस इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत आभार। आप लोग भी आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मुझे पता है, बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रचंड जीत है, प्रचंड जीत है, जीत में कुछ नहीं है, कोई चुनौती नहीं, प्रचंड जीत के साथ विजयी होंगे, कहीं कोई टक्कर में नहीं। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त है, बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त है। इधर बीजेपी का नॉमिनेशन हुआ तो उधर जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। सैकड़ों समर्थक और रोड शो के बाद प्रशांत ने अपना पर्चा भरा। इस दौरान मीडिया से बातचीत में पीके ने जीत की बात कही और बोले कि ये किसी पार्टी का गढ़ नहीं है, ये जनता तय करेगी कि बांकीपुर किसे चुनेगी। किसी पार्टी और नेता का गढ़ नहीं है, जनता मालिक है, जनता का गढ़ है। जनता को तय करना है कि ये किसका गढ़ होगा। ये जो बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये बिहार में नेतृत्व बदलने का चुनाव है। ये बिहार में बीजेपी के अहंकार पर अंकुश लगाने का चुनाव है। ये बिहार में चुने हुए प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाने का चुनाव है। नीरज सिन्हा और प्रशांत किशोर ने जहां अपना नामांकन दाखिल किया तो वहीं तेज प्रताप की पार्टी जेजेडी की बांकीपुर से उम्मीदवार वीणा मानवी ने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया और नामांकन दाखिल होने के बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद वीणा भड़की हुई नजर आई। उनकी बेटी इस गिरफ्तारी पर भड़की हुई है और बीजेपी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। मुझे नहीं पता, अरेस्ट करने पुलिस आई है नॉमिनेशन होती के साथ, इसका क्या मतलब है? पूरी कोशिश कर ली नॉमिनेशन कैंसिल करने की, नॉमिनेशन कैंसिल नहीं हुआ, अब नहीं चल रहे लोगों की बस। दरअसल बिहार, एमपी और गुजरात में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें बांकीपुर, दतिया और मंजलपुर की हाई प्रोफाइल सीटें शामिल हैं। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 जुलाई थी और नामांकन पत्रों की जांच 14 जुलाई को होगी। इन सीटों पर 30 जुलाई को वोटिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों की। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा उत्तराखंड का आदि कैलाश अब देश भर के श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है।
जी बिल्कुल प्रज्ञा, पिथौरागढ़ जिले में भारत चीन सीमा के करीब स्थित आदि कैलाश को भगवान शिव का पवित्र धाम माना जाता है। कैलाश मानसरोवर के नजदीक होने की वजह से इस क्षेत्र का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी पर्यटकों को अपनी ओर खींच रही है। बिल्कुल, एक वक्त था जब कठिन रास्तों और सीमित सुविधाओं के कारण आदि कैलाश की यात्रा बेहद चुनौतीपूर्ण मानी जाती थी। उस समय पूरे साल में महज 300 से 400 यात्री ही यहाँ पहुंच पाते थे। जी बिल्कुल, लेकिन समय के साथ सड़क सुविधाओं के विस्तार और बेहतर व्यवस्थाओं को आसान बनाने के लिए क्षेत्र को देश भर में नई पहचान मिली। इसके बाद यहाँ आने वाले यात्रियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी भी देखने को मिली। हम ओम पर्वत में आए हुए हैं, बहुत सुंदर दर्शन हुए हैं हमारे। और हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं धाकड़ धामी, उन्होंने बहुत सुंदर यहाँ पे काम किया है। और अगले साल यहाँ रोड भी पूरी पक्की हो जाएगी, हमें पूरी उम्मीद है। और यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए, बहुत सुंदर यहाँ पे व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। हम लोग तो SSB के कैंप में रहे रात को, और कल हम आदि कैलाश गए थे, वहाँ पे भी बहुत सुंदर सुविधा है, बहुत बढ़िया, हमें बहुत अच्छा लगा जी। 2019 में कैलाश मानसरोवर हो गया था, मोदी जी आए थे 2023 में, धामी CM लेके आए थे उनको, तो उन्होंने जो प्रमोट किया था, इसलिए आदि कैलाश और ओम पर्वत देखना था, तो इसलिए आए हम। 21 जन का ग्रुप है महाराष्ट्र से। किए हैं, पब्लिक के साथ में भी बहुत अच्छा व्यवहार है उनका। यहाँ सर रहन सहन खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छा किए हैं। खूबसूरत मुख्यमंत्री, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, ऐसा वातावरण और ऐसा जगह खोजना मुश्किल हो गया है। इतना बढ़िया उन्होंने बनवाया, रोड बनवाया, गाड़ी बनवाया, यात्री के लिए सारा कुछ व्यवस्था किया हर एक जगह। देखा है इधर रोड बड़े बिल्कुल बढ़िया बने हुए हैं, और ये संभव बिल्कुल पुष्कर सिंह धामी की वजह से हुआ है। तो पहले मैंने सुना है कि इधर से 2-3 साल पहले कोई रोड नहीं था, अब देखा है कि पूरे रोड बिल्कुल अच्छे बन चुके हैं। गाजियाबाद से आए हैं, और जो लोग धामी सरकार की या बीजेपी सरकार की बुराई करते हैं, तो उनसे मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, पहले आके देखिए। हम आदि कैलाश और ओम पर्वत आए हैं, आप सड़कों की कंडीशन देखिए, कितनी स्मूथ सड़क है। और ये भी जो सड़क है आपको जो दिख रही है, ऑफ रोड पैच दिख रहा है, 1.5-2 साल में आने वाले टाइम में इतना स्मूथ हो जाएगा, तो कृपया करके बुराई ना करें। तो बिल्कुल बदल रही आदि कैलाश की तस्वीर देख सकते हैं आप, किस तरीके से जो पर्यटक हैं वो वहां पहुंच रहे हैं। आदि कैलाश में आस्था का सैलाब जो है इस बार देखने को मिल रहा है। यात्रियों की संख्या जो है वो लगभग 50,000 के पार जा चुकी है। कभी यहाँ पे 300 यात्री ही जा पहुंचते थे, लेकिन अब ये जो यात्रा है उसमें 50,000 से अधिक जो पर्यटक हैं वो पहुंच रहे हैं। तो कैलाश आदि यात्रा जो है उसमें पर्यटकों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। यात्रियों की संख्या 50,000 के पार चली गई है। इस दुर्गम रास्ते पर पहले मात्र 300 से ज्यादा यात्री नहीं पहुंच पाते थे। अब बात कर लेते हैं मेरठ की चर्चित ललिता गौतम हत्याकांड की। अब यह हत्याकांड कानून और जांच के दायरे से निकलकर सियासी गलियारों में भी गूंजने लगा है। एक ओर पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, तो दूसरी ओर इस मामले को लेकर राजनीतिक दल आमने सामने आ गए हैं। बिल्कुल, और सोमवार को उस वक्त माहौल और भी गर्मा गया जब पीड़ित परिवार से मिलने मेरठ जा रहे कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को पुलिस ने काशी टोल प्लाजा पर ही रोक दिया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर आगे बढ़ने नहीं दिया। दिखाते हैं आपको इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। मेरठ का चर्चित ललिता गौतम हत्याकांड अब पूरी तरह सियासी रंग ले चुका है। सोमवार को पीड़ित परिवार से मिलने मेरठ पहुंचे कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को पुलिस ने काशी टोल प्लाजा पर ही रोक दिया। काफी देर तक पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच गहमागहमी चली, लेकिन प्रतिनिधि मंडल को आगे जाने की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद कांग्रेस ने 27 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। प्रशासन ने मिलने नहीं दिया, हमको तिवारी जी के नेतृत्व में सब लोग मिलना चाहते थे। 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल था जिसमें 4 सांसद 1 विधायक, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। अब अगली रणनीति क्या है? 27 तारीख को हम लोग जंतर मंतर पर। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल में सांसद तनुज पुनीजा, किशोरी लाल शर्मा, राज्यसभा सांसद करमवीर बौद्ध, सांसद इमरान मसूद के साथ विधायक वीरेंद्र सिंह और राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल भी शामिल थे।
यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोलते हुए सवाल उठाया कि जब केवल 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को ही पीड़ित परिवार से मिलने जाना था तो कानून व्यवस्था का हवाला देकर उन्हें क्यों रोका गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उठाएगी। 700-800 लोग थे जिसमें से 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को पीड़ित परिवार से मिलना था। हमें घंटों रोक के रखा गया, आश्वासन देते रहे हम बात कर रहे हैं, मिलवाएंगे, बात करते रहे, और बाद में कह दिया कि हम आपको मिलवा नहीं सकते, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को दिक्कत हो सकती है। हमने उनको कहा हम आपको एश्योरेंस दे रहे हैं कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमारी वजह से नहीं बिगड़ेगी। हमने यहाँ तक कह दिया आप सबको मत लेके जाओ, हमारे 7 प्रतिनिधियों को ले जाओ, हमारी गाड़ी में चलो या अपनी गाड़ी में ले चलो। उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं लेके गए। वहीं पे हमने अपने सारे कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और तय किया और वहीं से घोषणा की आने वाले 27 जुलाई को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर एक विशाल हम प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस पार्टी न्याय के लिए ललिता गौतम के परिवार के साथ खड़ी है और हम उनके न्याय की मांग करेंगे। उनको 1 करोड़ रुपये मुआवजा मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी एक परिवार के एक सदस्य को मिलनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से जल्दी सज़ा सुनिश्चित कराई जानी चाहिए और उनको सुरक्षा मुहैया हो। इन तमाम मुद्दों के साथ साथ हमारे सांसद इस सत्र जो शुरू हो रहा है 20 तारीख से संसद के अंदर भी उनकी आवाज़ को उठाएंगे। वहीं पुलिस का कहना है कि प्रतिनिधिमंडल की मांग वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा दी गई है। इनको हमारे द्वारा जब इनसे बातचीत की गई, इनसे वार्ता की गई और यहीं पे जो हमारा टोल का ऑफिस है इनसे एक बातचीत हुई इस संबंध में। इनके द्वारा जो भी इस संबंध में डिमांड रखी गई है, ये डिमांड का जो भी मतलब 5 या 6 जो भी चीज़ें आई है सामने, इसके बारे में हमने अपनी तरफ से जो विवेचना हुई है इसके बारे में भी उनको अवगत कराया है। साथ में सारे जो साक्ष्य और जो हमारे पास फैक्ट्स है इसके बारे में भी अवगत कराया है। साथ में जिस घटना को लेके उनके खास जो उन्होंने ग्रीवेंस बताए थे, जो 8 तारीख की घटना की बार बार बात आ रही है। फिलहाल ललिता गौतम हत्याकांड अब राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले इस मामले को लेकर सियासत और तेज होने की संभावना है। ऐसे में आने वाले दिनों में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो सकता है। अब रुक कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की। क्या सोशल मीडिया के जरिए देश के भीतर बैठकर पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी और आपराधिक नेटवर्क से संपर्क साधा जा रहा था? क्या एक डिजिटल कनेक्शन के जरिए देश विरोधी साजिश की नींव रखी जा रही थी? बिहार के कटिहार से सामने आई एक कार्रवाई ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। जी बिल्कुल प्रज्ञा, केंद्रीय एजेंसियों और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कटिहार से मोहम्मद अहद नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर और कथित आतंकी नेटवर्क से संपर्क में था। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तान में बैठे 2 कौड़ी के आका कितना भी जोर लगा ले, लेकिन भारत हर साजिशों को नाकाम कर देता है। बॉर्डर पर पाकिस्तान को धूल चटाता है, हेकड़ी निकालता है, तो सीमा पार बन रही नापाक साजिशों की भी हड्डी पसली तोड़ कर रख देता है। एक बार फिर देश विरोधी साजिशों का भंडाफोड़ हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों और बिहार पुलिस ने एक संयुक्त महाऑपरेशन चलाकर आतंकी साजिशों के एक बड़े ताने बाने को ध्वस्त कर दिया। कटिहार के मूसापुर से केंद्रीय एजेंसियों, स्टेट इंटेलिजेंस और कटिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने मोहम्मद अहद नाम के एक खतरनाक लाइनर को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया मोहम्मद अहद सीधे तौर पर सीमा पार बैठे पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर भारत को दहलाने की बड़ी साजिश में जुटा था। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए मोहम्मद अहद की गिरफ्तारी की बड़ी बातें बताते हैं। पाकिस्तानी गैंगस्टर और आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने का आरोप, भारत विरोधी गतिविधियों के लिए लोगों को जोड़ने का आरोप, व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए संपर्क में था, नेटवर्क को मजबूत करने की भूमिका निभा रहा था। सोशल मीडिया अकाउंट, चैट, कॉल डिटेल की जानकारी निकाल रही जांच एजेंसियां, डिजिटल गतिविधियों की जांच कर रही है 5 एजेंसियां। मोहम्मद अहद कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि सीधे पाकिस्तान के खतरनाक गैंगस्टरों और आतंकी नेटवर्क के सरगनाओं का राइट हैंड बना हुआ था। एजेंसियों को जैसे ही इस डिजिटल देशद्रोही की भनक लगी, बिना एक पल गवाए एक सीक्रेट जाल बनाकर
अहद को दबोच लिया। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस की टीमें अहद को गुप्त स्थान पर रखकर कड़ी पूछताछ कर रही हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि देश के भीतर उसके तार और कहां-कहां जुड़े हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि जांच एजेंसियां किन सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश कर रही हैं। देश में मोहम्मद अहद का कौन सहयोगी? क्या बम ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था अहद? क्या मोहम्मद अहद को पाकिस्तान से रुपए भी मिले? किस कीमत पर देश विरोधी बना मोहम्मद अहद? अब तक पाकिस्तान से क्या-क्या निर्देश मिले? इस गिरफ्तारी ने साफ कर दिया है कि देश विरोधी ताकतें भले ही सरहद पार बैठी हों, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियां उनके हर एक मोहरे को मिट्टी में मिलाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। प्रज्ञा, दर्शकों को सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर की ओर। गोरखपुर में एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में देर रात हुई मुठभेड़ में मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को मार गिराया गया। बिल्कुल, पुलिस के अनुसार रामनगर कड़जहां 4 लेन पर घेराबंदी के दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और वहीं जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं और दाएं पैर में गोली लग गई है। जी बिल्कुल, गंभीर रूप से घायल मुस्तफिजुल को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। हो गया है। इस दौरान आरोपी के पास से पिस्टल, बाइक और कारतूस जो है वो बरामद किए गए हैं। तो एसटीएफ एनकाउंटर में इनामी बदमाश जो है वो। आकांक्षा, अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मुद्दे की। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच दुनिया की नजरें अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिक गई हैं। दुनिया की सबसे अहम समुद्री रास्तों में शामिल हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। जी बिल्कुल प्रज्ञा, ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा, ईरान रहे या ना रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बयान के बाद ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे उकसाने वाला बयान बताते हुए क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा करार दिया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पश्चिम एशिया में जारी तनाव बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए ऐलान ने पश्चिम एशिया में भड़क रही युद्ध की आग में घी का काम किया है और इस पूरे संकट को और गंभीर बना दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिससे ईरान भड़क गया है। ट्रंप ने कहा, हॉर्मुज स्ट्रेट खुला है और खुला रहेगा, ईरान रहे या ना रहे। हम ईरानी नाकेबंदी को फिर से लागू कर रहे हैं। इसे यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये केवल ईरान के जहाजों या ग्राहकों के आने जाने को रोकती है। बाकी सभी देश इस जलडमरू मध्य का निष्पक्ष और खुला इस्तेमाल कर सकेंगे। अब से अमेरिका को हॉर्मुज स्ट्रेट का संरक्षक माना जाएगा। साथ ही निष्पक्षता के नाते दुनिया के इस बेहद संवेदनशील इलाके में सुरक्षा और हिफाजत का काम करने के लिए होने वाले आवश्यक खर्चों की भरपाई के तौर पर यहाँ से गुजरने वाले सभी कार्गो पर 20% की दर से शुल्क लिया जाएगा। ये प्रक्रिया और व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। ट्रंप के बयान के तुरंत बाद ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी। तेहरान ने साफ कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रबंधन में किसी भी अमेरिकी दखल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका ने इस क्षेत्र में हस्तक्षेप किया तो उसका जवाब दिया जाएगा। साथ ही अन्य देशों को भी चेताया कि यदि उन्होंने अमेरिका का साथ दिया तो उन्हें भी इस संघर्ष का हिस्सा माना जाएगा। इसी बीच अमेरिका ने लगातार तीसरी बार ईरान के सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक रविवार को मिसाइल ठिकानों, ड्रोन बेस, नौसैनिक अड्डों और संचार केंद्रों सहित करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद गुस्से में लाल ईरान ने ऑपरेशन आई फॉर एन आई लॉन्च किया और कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोनों की बारिश कर दी।
इस बढ़ते तनाव के बीच ब्रिटेन ने भी बड़ा कदम उठाते हुए ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकवादी संगठन घोषित करने का फैसला किया है। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी ओर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डूम्सडे प्लेन के नाम से मशहूर रूस का विशेष TU-21-4PU एयरबोर्न कमांड एयरक्राफ्ट तेहरान पहुंचा है। रक्षा विशेषज्ञ इसे रूस की ओर से ईरान के लिए एक अहम रणनीतिक संदेश मान रहे हैं। पश्चिम एशिया में गंभीर होता संघर्ष अब भारत समेत पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है। फिलहाल दुनिया की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये तनाव कूटनीति के जरिए थमेगा या फिर हालात दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल देंगे। तो आज हमने देखा कि अयोध्या से लेकर पोस्टर वॉर और ललिता हत्याकांड में कांग्रेस ने जो ऐलान किया है 27 तारीख को प्रदर्शन करने के साथ ही हमने बात की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की। तो फिलहाल खबर देश प्रदेश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।